खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ में आदर्श तिवारी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने की बैठक। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राज्य के कृषि मंत्रियों से की बात। कोविड-19 को लेकर कृषि और बागवानी क्षेत्र पर हो रहे असर को लेकर हुई चर्चा। फूल माला पहनाकर सफाई कर्मचारियों को किया गया सम्मानित। नगर पंचायत अध्यक्ष हिमांशु सरकार ने किया सम्मानित। कहा कोरोना वायरस से बचने के लिए कर्मचारियों ने उठाया बड़ा कदम। कोरोना को लेकर नगर निगम की मेयर अनीता ममगाई दिखी सख्त। ऋषिकेश में कोरोना से बचाव के लिए नगर निगम ने उठाया अहम कदम। अब निगम परिसर में प्रवेश करने वाले लोगों की होगी थर्मल स्क्रीनिंग। ड्रोन करेगा विकास नगर की रखवाली। लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों पर अब ड्रोन से रखी जाएगी नजर। पुलिस उल्लंघन करने वालों पर करेगी कड़ी कार्रवाई। और सितारगंज में लॉकडाउन को लेकर कोतवाली पुलिस दिखी गंभीर। नगर में निकलने वाले लोगों के काटे जा रहे चालान। मौके पर गाड़ियों को किया गया सीज। कृषि कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा एक महत्वपूर्ण बैठक कर राज्यों के कृषि मंत्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा की गई है। इस बैठक में केंद्रीय मंत्री द्वारा कृषि और कृषि क्षेत्र के उत्पादों के उपार्जन और परिवहन के बारे में राज्य से उनकी वर्तमान स्थिति, दिक्कतों और आगे की रणनीति पर बारीकी से यह चर्चा की गई है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा यह बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आयोजित की गई है। खासतौर पर कोविड-19 के संक्रमण को नियंत्रित किए जाने के दृष्टिगत लॉकडाउन अवधि में कृषि और बागवानी क्षेत्र पर इसके असर की भी विवेचना की गई। लॉकडाउन अवधि में दी गई छूट का राज्य को लाभ दिए जाने के बारे में विस्तार से अवगत कराया गया। औद्योगिक से जुड़े उत्पादों से भी सप्लाई चेन को कायम रखने के निर्देश दिए गए हैं। इस अवसर पर उत्तराखंड के राज्य के कृषि और उद्यान मंत्री सुबोध उनियाल द्वारा लॉकडाउन अवधि में केंद्र की तरफ से जो एडवाइजरी का पालन करने के लिए और राज्य और जिलों में नियंत्रण कक्ष स्थापित किए जाने की जानकारी भी दी गई। साथ ही उधम सिंह नगर और हरिद्वार जिलों में कामगारों की उपलब्धता की दिक्कत के बारे में केंद्र का ध्यान आकर्षण किया गया। लॉकडाउन अवधि में फूलों के व्यवसाय को हो रहे नुकसान का उल्लेख प्रमुख रूप से किया गया। साथ ही पर्शिबल आइटम पर मंडी शुल्क नहीं लिया जा रहा है और मंडी से सीधे मोबाइल वैन लगाई जा रही है। और यह बैठक हुई है केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अलग अलग राज्यों के कृषि मंत्रियों के साथ यह बैठक की है। इस मौके पर उत्तराखंड के कृषि मंत्री सुबोध उनियाल भी इसमें शामिल हुए और साथ ही उन्होंने तमाम चीजों की जानकारी भी दी है। हमारे साथ खुद कृषि मंत्री उत्तराखंड सरकार के सुबोध उनियाल फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सुबोध उनियाल जी, आपका साधना प्लस में बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन मेरा पहला सवाल यही है कि जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि अब लगातार जिस तरीके से फसलों की कटाई का वक्त हो गया है, फसलें पक चुकी है, किसानों को भारी परेशानी हो रही है, तो इसकी तरफ से उत्तराखंड सरकार की तरफ से क्या कदम उठाए जा रहे हैं? काफी इनिशिएटिव लिए हैं और कुछ एडिशनल इनिशिएटिव जो भारत सरकार की एडवाइजरी से हटके भी हैं वो भी लिए हैं, जिसको अगर भारत सरकार ने एप्रिशिएट किया। मसलन हम लोगों ने स्टेट लेवल पर भी उद्यान विभाग और एग्रीकल्चर विभाग में अपने कंट्रोल रूम्स बनाए और हर जिले में कंट्रोल रूम बनाए हैं जो किसानों को जो एग्रीकल्चर इनपुट है उसके अलावा जो हमारे किसान हैं और जो हमारे जो इसमें व्यवसायी जुड़े हैं उनकी समस्याओं को सुन के उनके निराकरण करने के लिए हमारे कंट्रोल रूम बने हैं। उनियाल जी, हाँ, ये भी हम जानना चाहेंगे, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि एक कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है, तो कैसे ये काम करेगा? क्या कोई हेल्पलाइन नंबर होगा जिसके जरिए किसान डायरेक्ट वहां पर बात करके अपनी समस्या बता सकेंगे और फिर उसका निराकरण किया जाएगा? जी हाँ, निश्चित रूप से इस तरह की व्यवस्था कर दी गई है। इसके साथ साथ जो हमको क्योंकि छोटे किसान पहाड़ों में ज्यादा हैं और उनको अगर इनपुट लेने के लिए बाजार जाना पड़ेगा तो मैं समझता हूँ बड़ा उनके लिए ये एक्सपेंसिव पड़ेगा। इसलिए हमने एक व्यवस्था ये की है कि जो हमारे कृषि निवेश केंद्र हैं और जो हमारी मोबाइल टीम्स हैं हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट में उनके माध्यम से ये
कृषि निवेश को किसानों तक पहुंचाने की व्यवस्था भी की है ताकि उसको बहुत ज्यादा दूर न जाना पड़े। तीसरा, हमने 3 महीने के लिए जो पेरिशेबल आइटम्स है इसमें मंडी शुल्क को स्थगित कर दिया है, कोई मंडी टैक्स 3 महीने तक नहीं लिया जाएगा। इसके साथ साथ एक बहुत बड़ा अचीवमेंट जो हमारी सरकार का इनिशिएटिव था, मैंने भारत सरकार से बात हुई थी और अब मुझे खुशी है कि आज भारत सरकार ने हमको लेटर भेज दिया उस बात का। हमारे यहाँ जो करीबन 2,80,000 किसान परंपरागत कृषि विकास योजना और ऑर्गेनिक खेती से जुड़ा हुआ है, तो उसको परंपरागत कृषि विकास योजना के तहत जो हम इनपुट देते हैं उसी इनपुट में मास्क और सैनिटाइजर्स को भी शामिल कर लिया गया है, जिससे कि हम 2,80,000 किसानों को सीधे सीधे मास्क और सैनिटाइजर उपलब्ध कराने में भी हमको सफलता मिली है। इसके साथ साथ हमने जो व्यवस्थाएं की हैं, जो किसानों के लिए जो इस समय नुकसान ना हो, क्योंकि हमारे यहाँ जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है उसके मानक बड़े पर्वतीय क्षेत्र में तहसील यूनिट है उसकी, और जब एक यूनिट में 30% का नुकसान होता है तब जाके किसान को इंश्योरेंस का फायदा मिल पाता है, तो इस कारण यहाँ पर फायदा नहीं मिल पाता था। हमने पहली बार अपने राज्य में जो क्रॉप कटिंग डाटा है इसको हमने इसको आउटसोर्स करने जा रहे हैं। इसके लिए बजट प्रावधान कर दिया गया है ताकि हम छोटी इकाइयों के माध्यम से अगर किसी ग्राम पंचायत में नुकसान होगा तो उसको भी फसल बीमा योजना का फायदा मिल सके, इसलिए हम लोगों ने इतना बड़ा ये कदम उठाया है। इसमें तमाम कदम किसानों के लिए हम उठा रहे हैं। मंडियों में किसान जो आते हैं उनको कहीं इन्फेक्शन न हो जाए, इसलिए हमने अपने राज्य की मंडियों में 15 बाई 10 फीट की टनल्स बनाई है। मंडियों के प्रवेश द्वार पे हर व्यक्ति को टनल से होकर गुजरना पड़ेगा, ठीक है। और टनल से जब हो जाएगा तो उसको 100% उसको सैनिटाइज कर दिया जाएगा ताकि कोई इन्फेक्शन का खतरा न हो। ठीक है, लेकिन व्यवस्था जी बताइए। इस तरह की व्यवस्था हम लोगों ने की है। हम लोग किसानों के हितों के प्रति भारत सरकार भी गंभीर है, हमारी सरकार भी बहुत गंभीर है और लगातार हम इस पर नजर रखे हुए हैं कि किसी तरह की कोई समस्या किसानों की अगर आएगी तो उसका तत्काल निराकरण कर पाए। लेकिन सुबोध साहब, जिस तरीके से हम देख रहे हैं एक मजदूरी बहुत बड़ी परेशानी हो गई है इस वक्त। किसानों के लिए फसल कटाई का वक्त है लेकिन मजदूर नहीं मिल रहे हैं, तो ऐसे में इस समस्या का निराकरण क्या है? क्या कदम सरकार की तरफ से इस चीज को लेकर उठाए जा रहे हैं? क्योंकि हम लगातार अपने दर्शकों को भी खबरें दिखा रहे हैं, किसानों की तरफ से यह परेशानी जाहिर तौर पर सामने आ रही है कि अब हमें मजदूर ढूंढने से भी नहीं मिल रहे हैं। जितनी मदद हमारी तरफ से हो रही है, हम फसल काटने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अगर ऐसे ही चलता रहा तो फसल खुद ब खुद झड़कर गिर जाएगी और हमें भारी नुकसान हो जाएगा। जी आदर्श जी, आपकी बिल्कुल बात सही है। इस बारे में भी कल भारत सरकार ने चर्चा भी, हमारी कैबिनेट में कल थी, कैबिनेट में भी इस बात को लेकर चर्चा भी है। भारत सरकार को हमने इस समस्या से बताया कि हमारे यहाँ जो किसानों को श्रमिक न मिलने से कहीं ना कहीं हार्वेस्टिंग में परेशानी आ रही है, और कल हमने अनुरोध किया है कि मनरेगा को कृषि से जोड़ दिया जाए ताकि मनरेगा में रजिस्टर्ड हमारे जो किसान हैं उनसे हम श्रमिक का काम दे सके और हमारी समस्या का समाधान हो सके। तो देखिए, मुझे उम्मीद है कि भारत सरकार इस बात को अब स्वीकार कर देगी। जी बिल्कुल, और इस बीच जो भी परेशानी हो रही है, लगातार सरकार की तरफ से कदम उठाए जा रहे हैं। सुबोध उनियाल जी, लास्ट में हम एक चाहेंगे कि अपील आपकी तरफ से सभी दर्शकों के लिए, सभी भारतवासियों के लिए, उत्तराखंड वासियों के लिए क्या करना चाहेंगे? देखिए, ये ऐसी एक महामारी फैली है जिससे पूरी दुनिया, मैं समझता हूँ इसमें एक हारी भी लगती है, और इस महामारी से जीतने का एक ही रास्ता है कि हम सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन रखें, घर से बाहर कम से कम निकलें, अगर अपना कोई भी काम करते हैं सैनिटाइजर का अवश्य उपयोग करें, और ज्यादा कोई भी व्यक्ति अगर बाहरी व्यक्ति आपके पास आया तो उसकी सूचना दें ताकि कोई ऐसा ना हो कि कोई इन्फेक्टेड व्यक्ति आके आपको इन्फेक्शन पहुंचा दे। और मेरा निश्चित रूप से मानना है कि हम भारत के लोग संयमी हैं, और भारत का पूरी जनता से मेरा अनुरोध है ये कि जितनी आपको एडवाइजरी मिल रही है उनका पालन करते हुए इस महामारी से जीतने के संकल्प के साथ आप ये रहेंगे कि कोरोना है तो इसका कुछ दिन बाद जब ये हटेगा तो सीधा था कि क्यों रोना, रोने की कोई आवश्यकता नहीं है, हिम्मत से काम लेने की आवश्यकता है, और कोरोना को हम सब मिलकर भगाएंगे। जाहिर तौर पर सुबोध जी, आप हमारे साथ जुड़े इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और जिस तरीके से राज्य सरकार की तैयारियों पर आपने विस्तार से बताया है कि किस तरीके से उत्तराखंड पूरी तरीके से तैयार है, लगातार कदम उठाए जा रहे हैं। खुद केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के साथ जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई थी उसके जरिए जो कदम उठाए गए वो भी आपने बताया। और इसी के साथ अब बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप की, जिसको लेकर पूरे देश भर में लॉकडाउन लगा हुआ है। कोरोना वायरस की चपेट में आने से बचने के लिए सभी अपने घरों में कैद होने के लिए मजबूर हो गए हैं।
जिसके चलते सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। लेकिन कोरोना वायरस के खतरे के बीच अपने आप को खतरे में डालकर सभी को सुरक्षित करने वाले दिनेशपुर क्षेत्र के अंदर सफाई कर रहे सफाई कर्मचारियों को नगर पंचायत अध्यक्ष हिमांशु सरकार ने सफाई कर्मचारियों को फूलमाला पहनाकर उन्हें सम्मानित किया। इस दौरान दिनेशपुर नगर पंचायत अध्यक्ष हिमांशु सरकार ने कहा कि नगर क्षेत्र के अंदर जो भी सफाई कर्मी कोरोना वायरस से लोगों को बचाने के लिए पूरे क्षेत्र में जी जान से सफाई कार्य में लगा हुआ है, ये सभी सफाई कर्मी धन्यवाद के पात्र हैं और उन्हें सम्मान मिलना ही चाहिए, क्योंकि इस महामारी के बीच अपने आप को खतरे में डालकर इस महामारी से ना डरते हुए अपने कार्य को बखूबी निभाना, अपनी जिम्मेदारी को समझना, समाज के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए अपने कर्तव्य को निभाना, इसी के लिए इन्हें सम्मानित किया गया और फूल माला पहनाई गई। वार्ड नंबर 3 के हमारे मदन पांडे भाई ने कहा है कि हमारे जो स्वच्छकार मित्र हैं वो हमारे दिनेशपुर में बहुत अच्छी सफाई कर रहे हैं, तो उनका सम्मानित करना है। तो इस निमित्त हम लोग यहाँ पे सब लोग सुबह सुबह इकट्ठा हुए हैं और हमारे जितने भी स्वच्छकार मित्र हैं उनको फूल की माला से हम सब ने मिलकर सम्मानित किया। वहीं कुंभ नगरी हरिद्वार में भी एक एक करके जो केसेस सामने आए हैं उसको लेकर कहीं ना कहीं अब प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। अब हम आपको तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं, देखिए किस तरीके से वहां पर एकाएक केस निकलकर हरिद्वार में सामने आए और कुंभ नगरी हरिद्वार की व्यापारिक गतिविधियों का केंद्र ज्वालापुर में एक ही दिन में कोरोना के 2 पॉजिटिव केस मिलने से लोगों में जहां डर और भय का माहौल है, आगामी दिनों में कोरोना केस बढ़ने की संभावना को दृष्टिगत रखते हुए स्थानीय प्रशासन अपनी तैयारियों को गति देने में जुटा है। कोरोना से लड़ाई में बड़ी संख्या में क्वारंटाइन और आइसोलेशन वार्ड की जरूरत पड़ सकती है। इसके मद्देनजर प्रशासन अपने संसाधनों के साथ अलग अलग संस्थाओं और लोगों के सहयोग से बड़ी संख्या में आइसोलेशन वार्ड बनाने में जुटा है, ताकि मुश्किल हालात से निपटने में कोई दिक्कत ना हो। 4 दिन पहले हरिद्वार के वेडिंग पॉइंट को 40 बेड का अस्पताल बनाया गया था। उसी तर्ज पर ज्वालापुर के एक वेडिंग पॉइंट में 30 बेड का अस्पताल बनाया जा रहा है। ऐसे अस्पतालों की संख्या और भी बढ़ाई जाएगी, यह भी जानकारी मिल रही है। कोरोना के प्रकोप को देखते हुए जिला प्रशासन आगे आया है। उसके द्वारा जो है पहले भी एक 40 बेड का जो है टेम्परेरी हॉस्पिटल तैयार किया गया है, जो ठीक मेला हॉस्पिटल से 300 मीटर दूरी पे है। इसके अतिरिक्त आर्यनगर चौक पे एक बारात घर मिस्टर मेहता हैं, उनका एक बारात घर खाली पड़ा था लगभग 3 साल से, चित्रा बारात घर। उनके द्वारा स्वयं फ़ोन करके एक ऑफ़र दिया गया कि मेरे यहाँ भी आप हॉस्पिटल तैयार कर सकते हैं, जिसके क्रम में जिलाधिकारी महोदय द्वारा जो है के हिंदुस्तान लीवर से बात किया गया और 30 बेड का जो हॉस्पिटल तैयार किया जा रहा है। कल से ही कार्य प्रारंभ हुआ है। और हमारे साथ खुद हरवीर सिंह जुड़ गए हैं, अपर मेला अधिकारी महाकुंभ के हैं और ऐसे में कई अनेक जिम्मेदारियां भी इनके पास है। हरवीर जी, आपका साधना प्लस में बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन जिस तरीके से अभी हम अपने दर्शकों को सुनवा भी रहे थे, आपकी तरफ से जो तैयारियां की जा रही है पूरी मुकम्मल नजर आ रही है, लेकिन इस बीच जो केसेस निकल कर सामने आ रहे हैं उसको देखते हुए कैसी तैयारियां आपके इलाके में और आपके द्वारा अब की जा रही हैं? पहली बात ये कि मेरे द्वारा नहीं की जा रही है, संस्थाएं आगे आई हैं, साधु बिल्कुल जाहिर तौर समाज पर आगे आया है। हेलो जी जी बताइए। साधु समाज आया है, संस्थाएं आगे आई हैं, उनके द्वारा ये जो है हॉस्पिटल तैयार कराए जा रहे हैं ताकि किसी भी इमरजेंसी में इन हॉस्पिटल्स का हम उपयोग कर सकें। तो ऐसे में अभी क्या और हॉस्पिटल हमें इस तरीके से देखने को मिलेंगे जहां पर अस्थायी तौर पर आइसोलेशन वार्ड बनाए जाएंगे? बिल्कुल मिलेंगे। अभी एक कंपनी और आईटीसी कंपनी आगे आई है, उनके द्वारा भी 30 बेड का जो है हॉस्पिटल बनाने के लिए जो है एक विकल्प दिया गया है। तो आने वाले समय में जो है इस तरह से जैसी संस्थाएं आगे आती रहेंगी, हम आवश्यकता अनुसार आगे बेड हम तैयार करते रहेंगे। और वैसे भी यहाँ हमारे पास होटल और हमारे पास धर्मशालाएं काफी हैं, जिनमें काफी रूम्स हैं, उनका भी हम उपयोग करते रहेंगे आगे। ठीक है। और हरवीर जी, ये भी जानना चाहेंगे कि अगर अभी के हिसाब से बात की जाए तो
अगर राज्य में कोरोना वायरस के केसेस बढ़ते हैं तो इस बीच कितने बेड आपके इलाके में खास तौर पर अभी बनाए गए हैं? आइसोलेशन वार्ड की अगर बात की जाए तो कितने आइसोलेशन बेड हैं? क्योंकि अगर कल मरीजों की संख्या बढ़ती है तो उनके लिए कितनी व्यवस्थाएं नजर आ रही हैं? हमारे यहाँ पर्याप्त संख्या में है, क्योंकि आप जानते हैं कि हरिद्वार में जो वैसे भी खूब हमारे पास धर्मशालाएं और होटल, क्योंकि यहाँ यात्रियों का आवागमन रहता ही है, तो इस तरह से पर्याप्त हमारी व्यवस्थाएं हैं। और यूं भी लोग आगे आए हैं, चाहे साधु समाज हो, यहाँ अखाड़ा परिषद हो, या अन्य हमारी इंडस्ट्रियल जो हमारा सिडकुल का एरिया हो, वहां से इंडस्ट्रीज आगे आई हैं, तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ कोई दिक्कत आने वाली है। चलिए हरवीर जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपने तमाम बातें बताई, इसके लिए शुक्रिया। वहीं कोरोना से बचाव के लिए नगर निगम ने अब अपने कर्मचारियों और निगम परिसर में प्रवेश करने वाले लोगों के लिए थर्मल स्क्रीनिंग करने का निर्णय लिया है। इसके लिए बाकायदा 2 थर्मल स्क्रीनिंग टेस्ट की मशीनें भी निगम ने खरीद ली हैं। 2 कर्मचारियों को थर्मल स्क्रीनिंग करने की ट्रेनिंग भी दिलाई जा रही है। शुक्रवार से हरिद्वार और तिलक रोड स्थित निगम के दोनों गेट पर मशीनों से थर्मल स्क्रीनिंग शुरू कर दी जाएगी। इसी के साथ निगम परिसर में प्रवेश करने वाले प्रत्येक व्यक्ति का डेटा भी रजिस्टर में एंट्री होगा। नगर निगम के मेयर अनीता ममगाई ने यह बताया कि जिस तरह से कोरोना के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है, उसी तरह प्रत्येक व्यक्ति को ज्यादा से ज्यादा सतर्कता बरतने की जरूरत है। इसलिए निगम ने कोरोना से बचाव के लिए थर्मल स्क्रीनिंग करने का अहम निर्णय लिया है। और अब ऐसे में निगम परिसर में थर्मल स्क्रीनिंग की जा रही है। ऋषिकेश की हम ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से प्रशासन की तरफ से लगातार कदम उठाए जा रहे हैं और नगर निगम ने अपने सभी कर्मचारियों और निगम परिसर में प्रवेश करने वाले लोगों के लिए थर्मल स्क्रीनिंग करने का यह निर्णय लिया है। इसके जरिए 2 मशीनें फिलहाल आई हैं। इसकी ट्रेनिंग भी दिलाई जा रही है कि कैसे इसका उपयोग किया जाता है और कैसे एंट्री पॉइंट पर जितने भी लोग नगर निगम के अंदर प्रवेश करेंगे उनकी जांच की जाएगी। अनीता ममगाई ने यह बताया है कि जिस तरह से कोरोना के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है, उसी तरह प्रत्येक व्यक्ति को ज्यादा से ज्यादा सतर्कता बरतने की जरूरत है। और ऋषिकेश संवाददाता दीपक नारंग हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। दीपक, जिस तरीके से जानकारी मिल रही है, नगर निगम सफाई कर्मचारियों की अब थर्मल स्क्रीनिंग होगी एंट्री पॉइंट पर ही, तो ऐसे में नगर निगम पूरी तरीके से तैयारियों में जुटा हुआ है। क्या तैयारी नजर आ रही है? जी जिस प्रकार से कोरोना का इस समय पर कहर चल रहा है पूरे देश में और लगातार ये केसेस बढ़ते जा रहे हैं, उसकी वजह से हर विभाग इस समय चिंतित दिखाई दे रहा है अपने कर्मचारियों को लेकर, क्योंकि फ्रंट लाइन पर इस समय पे केवल डॉक्टर, पुलिस और पर्यावरण मित्र ही काम कर रहे हैं। और अगर ये इनमें से किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो जाती है, कोई केस पॉजिटिव हो जाता है, तो ये बहुत बड़ी एक हानि हो सकती है हमारे फ्रंट लाइन पे काम करने वाले कर्मचारियों के लिए, पुलिस के लिए, डॉक्टर्स के लिए। तो हर विभाग इस समय अपनी सतर्कता बरत रहा है। जहाँ डॉक्टर्स लगातार अपनी थर्मल स्क्रीनिंग करवाने में लगे हुए हैं, वहीं पुलिस कर्मियों की भी लगातार स्वास्थ्य की जांच लगातार विभाग करा रहा है। इसी कड़ी में अब नगर निगम ने भी अपनी एक बहुत अच्छी पहल की है। उन्होंने 2 थर्मल स्क्रीनिंग की अपनी मशीनें खरीद ली हैं और इनको एंट्री पॉइंट पर रखा जाएगा कि जो कर्मचारी नगर निगम में काम करने वाले हैं उनकी लगातार जांच की जाती रहेगी। और अगर इस दौरान किसी का जो टेम्परेचर बढ़ा हुआ आता है, कोई भी प्रॉब्लम आती है, तो उनका स्वास्थ्य जांच करा करके उनको रिलीफ भी दिया जाएगा, छुट्टी दे दी जाएगी। इस प्रकार की जानकारी जो है हमारी मेयर अनीता ममगाई जी ने दी है। और इसके अलावा निगम के अंदर अगर कोई बाहरी व्यक्ति भी एंटर करता है तो उसके लिए बाकायदा उसकी एंट्री भी होगी और उनका टेम्परेचर भी वहाँ मेंटेन किया जाएगा, कि जिससे ये पता लगे कि आखिरकार किस दिन कौन व्यक्ति अंदर आया था और अगर किसी के साथ प्रॉब्लम होती है तो वो किसके टच में बना हुआ है। जी, ये तो दीपक नगर निगम परिसर की बात हो गई, लेकिन इसके अलावा पूरे नगर निगम की बात की जाए तो वहां पर तैयारियां कितनी सुदृढ़ नजर आ रही हैं? देखिए, नगर निगम क्षेत्र के अंदर अगर हम बात की जाए तो लगातार सैनिटाइजर किया जा रहा है। हाँ, कुछ क्षेत्रों से ये शिकायतें जरूर हैं कि बिल्कुल गली गलूचों में अभी सैनिटाइजर नहीं पहुंचा है, लेकिन इसके लिए जो मेयर ने बताया, उनका कहना है कि हमने जो पैदल चलने वाले कर्मचारी हैं उनके माध्यम से कंधे पर रखते हुए सैनिटाइजर की जो है व्यवस्था की है और वो घर घर तक पहुंच रहे हैं। और अभी एक नई जानकारी हमारे पास आ रही है कि नगर निगम ने अभी फॉगिंग मशीनें भी अपने लिए खरीद ली है, जिनसे कि पूरे क्षेत्र के अंदर अपनी फॉगिंग कराई जाएगी और पूरे क्षेत्र को सैनिटाइज करके और जो मच्छरों का प्रकोप गर्मी को देखते हुए बढ़ रहा है उससे भी राहत दिलाने के लिए कहीं ना कहीं इसके प्रयास किए निगम ने शुरू कर दिए हैं। ठीक है दीपक, तमाम जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया।
विकासनगर में कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम को लगाए गए लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों पर अब ड्रोन से नजर रखी जा रही है। पुलिस उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई करेगी। वहीं विकासनगर कोतवाली प्रभारी एसएसआई गिरीश नेगी और बाजार चेक प्रभारी, वहां के जो बाजार चौकी प्रभारी हैं दीपक मेथाड़ी ने यह बताया है कि लॉकडाउन के तहत सख्ती के बाद भी कुछ लोगों के गली मोहल्लों में एकत्रित होने की शिकायतें मिल रही थी। उन्होंने यह भी बताया है कि पुलिस को दूर से देख उनके पहुंचने से पहले ही लोग घरों में घुस जाते थे। ऐसे में क्षेत्र में अब नजर रखने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है। घरों से अनावश्यक निकलने वाले लोगों की पहचान कर कड़ी कार्रवाई की जाएगी और मुकदमा भी दर्ज किया जाएगा। वे जो 16 दिन हो गए हैं हमारे विकासनगर क्षेत्र में लगातार व्यवस्था बनी हुई है, लेकिन फिर भी कई गली मोहल्लों में लोग बाहर निकल रहे थे। बार बार हमारे द्वारा वहाँ पे व्यवस्था भी बनाई गई। अब हर जगह पे हमारे पास इतना पुलिस बल नहीं है कि हर गली मोहल्लों पे पुलिस बल लगाया जाए। फिर भी व्यवस्था बनाई गई है, लगातार पुलिस मूवमेंट जारी रखा गया। अब व्यवस्था पूर्ण रूप से ठीक है। फिर भी एहतियातन हमारे द्वारा ऐसे गली मोहल्लों में ड्रोन कैमरे से भी निगरानी। उधर उधम सिंह नगर के सितारगंज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पूरे देश को लॉकडाउन कर दिया गया, जिसमें कोतवाली पुलिस पूरी तरह से अब मुस्तैद नजर आ रही है। आज स्वयं कोतवाल पुलिस हर चौराहे पर मौजूद दिखाई दे रही है। खुद कोतवाल ने मोर्चा संभाला है, जिससे बाहर निकलने वाले लोगों का चालान काटा जा रहा है और गाड़ियों को सीज किया जा रहा है। नगर के मुख्य मार्गों पर घूम घूम कर लोगों से लॉकडाउन के नियमों का पालन करते हुए घरों में सुरक्षित रहने की अपील भी की। उन्होंने कहा कि वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के प्रकोप को देखते हुए समूचे देश को लॉकडाउन कर दिया गया है और ये लॉकडाउन चल रहा है, लेकिन कुछ लोग अनावश्यक तौर पर गली मोहल्लों या फिर सड़कों पर घूमते हुए दिखते हैं, जिसके दृष्टिगत आज नगर में पुलिस बल और साथ ही वहां पर यह मोर्चा संभाला गया है कि अगर कोई भी लॉकडाउन का उल्लंघन करता नजर आता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस बीच लगातार जो तैयारियां हैं वो नजर आ रही हैं। नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। जो मार्केट में लॉकडाउन का जो आदेश है अनुसार ये सीएम साहब के अकॉर्डिंग जो निकला है, लॉकडाउन के नियमों का जो उल्लंघन कर रहे हैं, डबल उस पे चल रहे हैं, ट्रिपल राइडिंग चल रहे हैं, डबल उस पे चल रहे हैं, विदाउट मास्क चल रहे हैं, विदाउट हेलमेट चल रहे हैं, तो इसको सुचारू रूप से करने के लिए स्थायी स्थिति बनी रहे तो उसको लिए करने के लिए इनके चालान भी किए जा रहे हैं। कुछ कंपाउंडिंग में हो रहे हैं तो कुछ आरटीओ के और कोर्ट के चालान हो रहे हैं। मुस्लिम समाज के पर्व शब-ए बारात पर होने वाले कार्यक्रमों के मद्देनजर आज कोतवाली में पुलिस अधिकारियों ने क्षेत्र के सभी मौलाना मौलवियों के साथ बैठक कर जनहित में घरों पर रहकर त्योहार को मनाने की अपील की, जिसे सभी धर्मानुयायियों ने सहर्ष स्वीकार कर लिया है। पुलिस क्षेत्र अधिकारी सुरजीत कुमार ने यह बताया कि कल मुस्लिम समुदाय के लोगों का पर्व है, जिसमें मुस्लिम लोग सामूहिक रूप से नमाज पढ़ते हैं और कब्रिस्तानों में जाकर अपने पूर्वजों को याद करते हैं। उन्होंने बताया कि वर्तमान समय में देश में लागू लॉकडाउन व्यवस्था के चलते सामाजिक दूरी बनाने के दृष्टिगत कोतवाली में सभी धार्मिक संस्थाओं से जुड़े मुस्लिमों को बुलाकर उनसे कल का त्योहार अपने अपने घरों में रहकर मनाने की अपील की गई, जिस पर सभी ने अपील को स्वीकारोक्ति प्रदान की है। पुलिस अधिकारियों ने वहां पर अलग अलग मस्जिदों के मौलाना मौलवियों के साथ ये बैठक की है और दरअसल शब-ए बारात को लेकर जो मुस्लिम समाज का एक त्योहार होता है उसको लेकर ये बैठक की गई है कि कोई भी अपने घर से बाहर ना निकले, घर पर ही रहकर इस पर्व को मनाए। और शब-ए बारात ये जो कार्यक्रम है इसी को देखते हुए कोतवाली में पुलिस अधिकारियों ने क्षेत्र के सभी मौलाना मौलवियों के साथ बैठक की है। जनहित में घरों पर रहकर त्योहार मनाने की अपील की। इस मौके पर जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं सितारगंज की, वहां पर जितने भी अलग अलग मस्जिदों के मौलाना मौलवी हैं उन सभी ने वहां पर ये जो मीटिंग की गई इस पर अपनी स्वीकृति प्रदान की और साथ ही ये भरोसा भी दिलाया कि सभी लोग अपने घर पर ही रहकर इस पर्व को मनाएंगे।
क्योंकि दरअसल इस पर्व में ऐसा होता है कि मुस्लिम समुदाय के लोग सामूहिक रूप से नमाज पढ़ते हैं और कब्रिस्तानों में जाकर अपने पूर्वजों को याद करते हैं। ऐसा पता चला है कि मुस्लिम भाई वो कब्रिस्तानों में जाके अपने पूर्वजों के लिए दिया जलाते हैं, उनको याद करते हैं और साथ कब्रिस्तान में ही सामूहिक नमाज करते हैं। चूँकि कोरोना चल रहा है, इसमें सबको सोशल डिस्टेंस बनाने के लिए कहा गया है और जुमे की नमाज और अन्य नमाज के लिए भी घरों में ही मनाने के लिए इनके जो मौलाना लोगों ने भी अपील की गई है और उसका पालन भी कर रहे हैं। तो इसी के क्रम में हमने भी आज इनसे अनुरोध किया है कि कोई भी सामूहिक रूप से कब्रिस्तानों में जाके नमाज और अन्य कार्यक्रम ना करें, अपने घरों में ही रह के अपने पूर्वजों को याद करें। खबर उत्तराखंड में फिलहाल के लिए मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए साधना प्लस।